हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, आज से हम संस्कृत का एक और नया टॉपिक जो कि एक कारक प्रकरण, उसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको इस चैप्टर का वेटेज भी आगे बताऊंगा, है ना। आपको मैं बताऊंगा कि इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आज का लेक्चर तो एकदम इंट्रोडक्टरी लेक्चर होने वाला है। उसके बाद हम वन बाय वन कारक की सीरीज में आगे बढ़ेंगे और डिटेल में पूरे चैप्टर को हम कवर कर लेंगे, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 4 से 5 चैप्टर कौन कौन से थे, वो उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, अव्यय हो गया, शब्द रूप हो गए, धातु रूप हो गए। यहाँ पर मेरा काम क्या था, सिर्फ आपको गाइड कर रहा था कि कैसे आपको पढ़ना है। बाकी अब जो चैप्टर आ रहे हैं, जैसे कि बात करते हैं कारक, आज हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आगे हम समास पढ़ेंगे, उसके बाद हम संधि पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा रोल जो है वो क्या है, मेरा है, ठीक है। तो मैं तो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाऊंगा, पूरा काम करूंगा, लेकिन साथ में आपको भी मेरा साथ देना है। आपको बस इतना करना है कि आपको ध्यान से लेक्चर को सुनना है। अगर आप ध्यान से लेक्चर को सुनोगे तो आपको ये जो टॉपिक है, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को डर लगता है, तो वो भी पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी हमने 5 चैप्टर संस्कृत में कवर कर लिए हैं और आई होप आप सभी को अच्छे से वो सब समझ में आ गया होगा। और वो सारे चैप्टर जो थे वो क्या थे, बेसिक थे, ठीक है। अगर आपको वो सारे चैप्टर समझ में आ गए तो बाकी के जो मैं चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ वो चैप्टर भी मैं आपके लिए आसान बना दूंगा। संस्कृत से आपको जो डर लगता है ना, वो आपका डर पूरा मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। बस आपको क्या करना है, मेरा साथ देना है। और साथ क्या देना है, आपको ध्यान से लेक्चर को सुनना है। लेक्चर को सुनने के बाद आपको क्या करना है, नोट को रिवाइज करना है। बस यही आपको काम करना है। बाकी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आपकी पूरी संस्कृत जो होगी आपके फिंगर टिप पर होगी, ठीक है। चलिए, तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कौन सा टॉपिक है, कारक प्रकरण। और अगर मैं इस चैप्टर की वेटेज की बात करूं तो इस चैप्टर से 15 मार्क्स का पूछा जाएगा, है ना। जिसमें से अगर मैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस की बात करता हूं तो यहाँ पर 5 मार्क्स का एमसीक्यू पूछा जाएगा और 2 क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन जो होगा वो कितने मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स होगा। या तो आपको 5 मार्क्स का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछ लेगा, दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो फिर एक क्वेश्चन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछ ले, या एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पूछ ले, 5 मार्क्स का 2 पार्ट में, ठीक है। तो वो कैसा भी पूछे, लेकिन यहाँ पर अगर हम वेटेज की बात करें तो 15 मार्क्स का इस चैप्टर का वेटेज रहने वाला है। अब अलग अलग यूनिवर्सिटी क्या करती है, अपने हिसाब से यहाँ पर कर लेती है, ठीक है। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, ठीक। चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछ सकता है कि आपको कोई भी विभक्ति दे दे। आपको पता है विभक्ति कितने प्रकार की होती है, 7 प्रकार की विभक्ति होती है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो इनमें से आपको कोई भी विभक्ति दे देगा, है ना। तो उस विभक्ति को आपको क्या करना है, डिस्क्रिमिनेट करना है। अलग अलग विभक्ति में मैं आपको कई सारे सूत्र पढ़ाऊंगा इस चैप्टर में। मैक्सिमम पार्ट जो वो क्या है, सूत्र वाला पार्ट है, ठीक है। तो आपको जो भी विभक्ति पूछिए उसके सूत्रों को आपको क्या करना है, वहां पर डिस्क्रिमिनेट करना है। एक तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है, ठीक है। दूसरा, आइडेंटिफाई कारक। आपको कोई सेंटेंस दे दे, है ना, उसमें से आपको पहचानना है कि कौन सा कारक है। कारक 6 प्रकार के होते हैं, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो वो सेंटेंस में किसी भी वर्ड को अंडरलाइन कर देगा और आपसे पूछेगा कि ये कौन सा कारक है। और साथ में ट्रांसलेट द सेंटेंस। मान लो संस्कृत में आपको कोई वर्ड दिया, है ना, उसमें से मतलब पूरा सेंटेंस दिया, उसमें से कोई वर्ड को अंडरलाइन कर दिया, उसका आप कारक बताइए और ये जो सेंटेंस है उसका आप क्या कीजिए, हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी पूछ सकता है, या तो संस्कृत में अनुवाद कीजिए जिसमें कारक यूज होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मैं आपको इस चैप्टर में क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कराऊंगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। प्रथमा विभक्ति हुई तो मैं उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सारे में प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आप बस मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको पहले तो चैप्टर को पढ़ा दूंगा, उसके बाद में इस चैप्टर में मैं क्वेश्चन का भी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। तो जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से कारक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक। चलिए, तो ये तो मैंने आपको इस चैप्टर का आपको एक ओवरव्यू दे दिया है कि इसका कितना वेटेज रहने वाला है और कैसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब हम समझते हैं कि ये जो कारक है, इस कारक का मतलब आखिरकार होता क्या है, ठीक है। तो अगर मैं कारक की बात करूं, है ना, अब स्टार्ट कर दे पढ़ना। चलिए, एक
छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ, जो लोग यूट्यूब पर लेक्चर देख रहा है, ठीक है, तो हमारी रेगुलर क्लासेस जो होती है ऐप में होती है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आप हमारी वेबसाइट www.ayurvedavix.com उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आप जाइए, चेक कीजिए, जहाँ पर मैंने फ्री कंटेंट अपलोड कर रखा है, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे यहाँ पर कैसे क्लासेस होती है, ठीक है। रेगुलर वहाँ पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलते हैं, और आपका जो BMS फर्स्ट फ्रॉप का पूरा जो कोर्स है वो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के 3 से 4 महीने पहले मैं पूरा उसको खत्म कर दूंगा, ताकि आपके पास क्या रहेगा, टाइम रहेगा पढ़ने का, ठीक है। तो जिसने भी चेक नहीं किया है, ऐप को डाउनलोड कीजिए, या तो आप वेबसाइट को विजिट कीजिए, वहां पर भी आपको आइडिया हो जाएगा कैसे क्लासेस होती है, ठीक है। एकदम मिनिमम प्राइस में मैं आपको बेस्ट क्वालिटी कंट्रोल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं कारक क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं बात करूं कारक की, तो ये जो कारक शब्द जो है वो किससे मिलकर बना है। अगर आप क्या करते हो, क्री धातु में क्या करते हो, क्री धातु में अगर आप ढोल प्रत्यय करते हो तो इससे क्या बनता है, कारक शब्द बनता है, ठीक है। कैसे बनता है, तो ये जो क्री धातु है ना, और ये जो णूल है, जो णूल है, इसमें क्या होता है, वो शेष रह जाता है, और इस वो का क्या हो जाता है, अक आदेश हो जाता है, ठीक है। और ये दोनों क्री और अक मिलकर क्या बनाते हैं, कारक बनाते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, करने वाला, जिसका मतलब क्या होता है, करने वाला। ये जो णूल प्रत्यय है, इसका अर्थ ही क्या है, करने वाला। ये क्या अर्थ देता है, करने वाला अर्थ देता है। जैसे कि बात करते हैं पाचक, पाचक मतलब क्या होता है, पचाने वाला। धावक, धावक का मतलब क्या होता है, दौड़ने वाला। तो वैसे ही ये जो णूल प्रत्यय है, ये क्या अर्थ देता है, ये करने वाला अर्थ देता है। तो क्या करने वाला, तो वो मैं आपको आगे डेफिनेशन में बताऊंगा कारक की। तो आप देखिए, यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, हम कारक का परिचय देख रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, अगर आप क्या करते हो, क्री धातु में अगर आप क्या करते हो, ढूल प्रत्यय करते हो, अब कैसे होगा, यहाँ पर ढूल जो है इसमें वो शेष रह जाएगा, और वो का क्या हो जाता है, यहाँ पर अक आदेश हो जाता है, ठीक है। तो ये जो क्री है और ये जो अक है, ये दोनों मिलते हैं तो कौन सा शब्द बनता है, कारक शब्द बनता है। इसका मतलब क्या होता है, करने वाला। क्या करने वाला, तो क्रिया को करने वाला। आप यहाँ पर डेफिनेशन देख सकते हैं कारक की, क्रियाम करोति इति कारकम, मतलब क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। जैसे कि मैं आपको इसको एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं, जैसे कि बात करते हैं रामः गच्छति, रामः गच्छति, तो यहाँ इस सेंटेंस में क्रिया क्या है, गच्छति। गच्छति क्या है, यहाँ पर क्रिया है, ठीक है। गच्छति क्या है, यहाँ पर क्रिया है। तो क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। क्रिया को करने वाला, यहाँ पर क्रिया कौन कर रहा है, यहाँ पर क्रिया राम कर रहा है, तो राम क्या हो जाएगा, यहाँ पर कारक हो जाएगा। और कारक में भी कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। मैं आपको आगे बताऊंगा कर्ता कारक क्या होता है, ठीक है। तो क्रिया को करने वाला, हमने बोला ना, क्री धातु में जब आप करते हैं, ढूल प्रत्यय करते हैं, तो कारक शब्द बनता है। कारक का मतलब क्या होता है, करने वाला। क्या करने वाला, क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। आप यहाँ पर श्लोक भी देख सकते हैं, क्रियाम करोति इति कारकम। दूसरा परिभाषा आप कुछ इस प्रकार से भी इसको बता सकते हैं, क्रिया जनकत्वम वा कारकम, मतलब क्रिया का जो जनक है वह क्या है, कारक है। तीसरा आप डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से भी दे सकते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या दिया इन्होंने, क्रिया अन्वयित्वम कारकत्वम। यहाँ पर अन्वय आपको शब्द दिखाई दे रहा है, इस वर्ड में कौन सा, अन्वय शब्द। और इस अन्वय का मतलब क्या होता है, इस अन्वय का मतलब होता है संबंध, संबंध। तो क्या हो जाएगा, क्रिया के साथ जिसका क्या हो, संबंध हो, उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। या क्रिया के साथ जिसका अन्वय हो, उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। तो ये क्या हो गया, कारक की परिभाषा हो गई। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप क्या करते हैं, क्री धातु में ढूल प्रत्यय करते हैं, तो उससे क्या होता है, कारक शब्द बनता है। और कारक का मतलब क्या होता है, करने वाला। ये जो ढूल प्रत्यय है, ये क्या अर्थ देता है, करने वाला अर्थ देता है। जिस प्रकार से पाचक जो होता है पचाने वाला अर्थ देता है, धावक जो होता है वो दौड़ने वाला अर्थ देता है, उस प्रकार से ये जो
रूल होता है वो क्या होता है, करने वाला अर्थ देता है। क्या कर रहा है, क्रिया को कर रहा है, तो क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। या जो क्रिया का जनक है वो क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। या क्रिया के साथ जिसका क्या है, अन्वय है, या क्रिया के साथ जिसका साक्षात संबंध है वो क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। ठीक है, आई बात समझ में। ये सब क्या है, कारक की डेफिनेशन है। तो अक्सर पूछा जा सकता है कि कारक शब्द में धातु क्या होती है, तो क्री धातु होती है। यहाँ पर क्या होती है, क्री धातु होती है। और प्रत्यय क्या होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर रूल जो होता है वो क्या होता है, प्रत्यय होता है। ठीक है, चलिए, ताकि आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको आगे उदाहरण के थ्रू आपको समझाऊंगा, कितने प्रकार के कारक होते हैं वो आपको समझाऊंगा। आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस आप ध्यान से लेक्चर को सुनते रहिए। ऐसा नहीं कि अभी आपने चालू किया, 5 मिनट लेक्चर को सुना, कुछ समझ में नहीं आया, निकल लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा है। मेरे लेक्चर को आप जब एंड तक पूरा देखेंगे तब आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए, तो अभी तक आपने क्या देखा, अभी हमने देखा कि कारक शब्द जो है वो क्री धातु में जब आप क्या करते हैं, रूल प्रत्यय करते हैं, तो उससे क्या होता है, कारक शब्द बनता है, जिसका मतलब क्या होता है, क्रिया को करने वाला या क्रिया का जनक या क्रिया के साथ जिसका साक्षात संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। ठीक, चलिए, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट है कारकों की संख्या। यहां से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसमें, एमसीक्यू में। किसमें पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में, कि बताओ कारक कितने प्रकार के होते हैं, या कारकों की संख्या या कारक के भेद। तो कारक कितने होते हैं, कारक जो होते हैं वो 6 प्रकार के कारक होते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका यहाँ पर इन्होंने श्लोक भी दिया है, कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादान अधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्। तो कारक कितने होते हैं, कारक 6 होते हैं। कौन कौन से, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण, ये 6 क्या होते हैं, कारक होते हैं। क्या जगह, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण, ये क्या होते हैं, 6 प्रकार के कारक होते हैं, या 6 कारक कहे गए हैं। अब आपको यहाँ पर नोट करना है कि संबंध और संबोधन जो है वो कारक नहीं है। क्यों कारक नहीं है, क्योंकि इनका क्रिया के साथ साक्षात संबंध नहीं होता। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो संबंध और संबोधन जो आप पढ़ते हैं कारक में, पर चैप्टर में, तो इसमें ये जो दोनों एक्चुअल में कारक नहीं है। ये क्या है, कारक नहीं है। क्यों नहीं है कारक, क्योंकि इनका क्रिया के साथ, क्योंकि इनका क्या होता है, क्रिया के साथ साक्षात संबंध नहीं होता, साक्षात संबंध नहीं होता, इसलिए ये क्या है, कारक नहीं है। मैं आपको आगे एक उदाहरण लूंगा, उस उदाहरण में आपको सारे कारक के एग्जाम्पल आ जाएंगे। ठीक है, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि संबंध और संबोधन कारक क्यों नहीं होता है। उसके लिए आपको क्या करना है, एंड तक लेक्चर को ध्यान से सुनना है। कई बच्चे क्या करते हैं, रट लेते हैं कि संबंध और संबोधन जो है वो कारक नहीं है, लेकिन समझते नहीं है। तो आज मैं आपको, जो मेरा लेक्चर पूरा एंड तक देखेगा उसको समझ में आ जाएगा कि संबंध और संबोधन कारक नहीं है, और कैसे क्रिया के साथ इनका साक्षात संबंध नहीं होता है। आगे मैं उदाहरण लेकर आया हूं, उसमें आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको मैं लाइव बताऊंगा कि संबंध और संबोधन का क्रिया के साथ साक्षात संबंध कैसे नहीं होता है, और यह कारक क्यों नहीं है। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, अभी तक हमने सिर्फ कारक का इंट्रोडक्शन देखा, जिसमें मैंने आपको बताया कि कारक जो शब्द है वो क्री धातु में रूल प्रत्यय करते हैं, तो उससे कारक शब्द बनता है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका अर्थ होता है करने वाला, क्रिया को करने वाला, क्रिया का जनक या क्रिया के साथ जिसका साक्षात संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, देखो, अब आपने जब आप पहले कभी आपने कारक पढ़ा होगा, 9th-10th में शायद आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो जिसने पढ़ा है उसको पता होगा। आपने कुछ इस प्रकार से याद किया होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, अधिकरण में पद, इस प्रकार से आपने याद किए होंगे। तो ये जो कर्ता ने कर्म को, तो ये जो ने हो गया, को, से, के लिए, में, पर, ये सब क्या है, ये सब कारक के चिन्ह है। मतलब जिसके साथ आपको ने दिख जाए तो वो क्या है, करता है। जिसके साथ आपको क्या दिख जाए, को दिख जाए, तो वो क्या है, कर्म है। जिसके साथ आपको से
जो कि कैसा अर्थ दे रहा है, के द्वारा का अर्थ दे रहा है, वो क्या हो जाएगा आपका करण हो जाएगा। जिसके साथ आपको के लिए तो वो क्या हो जाएगा संप्रदान हो जाएगा। जिसके साथ आपको से जो कि अलग होने का अर्थ दे रहा है तो वो कौन सा कारक हो जाएगा, अगर उसके साथ चिन्ह लगाए तो वो अपादान हो जाएगा। अगर आपको जिस कारक के साथ आपको का, की, के या रा, री, रे इस तरह से चिन्ह मिल जाए, इसका मतलब वो कौन सा कारक है, संबंध कारक है ना। जिस कारक के साथ आपको अगर मैं, पई, पर इस तरह से चिन्ह मिल जाए, इसका मतलब वो कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है। ठीक है, सेंटेंस में आपको सब दिखाई देगा, है ना। मैं आपको आगे उदाहरण भी बताऊंगा। और जिसके साथ आपको, एक मिनट, अब ये एक चीज आपको बता दूं, मैंने इसको क्या बोल दिया, संबंध जो है, इसको मैंने कारक बोल दिया तो कारक नहीं है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भले मैंने लिख दिया है क्योंकि इसमें षष्ठी विभक्ति लगती है इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, लेकिन ये जो संबंध जो है ये कारक नहीं है। लेकिन फिर भी आपको समझ में आ जाएगा कि इसके साथ अगर आपको का, की, के या रा, री, रे इस तरह से चिन्ह मिल जाए, इसका मतलब वो क्या है, संबंध है, संबंध को बोधित कर रहा है। और जहां पर आपको क्या दिख जाए, हे, भो, अरे इस तरह से चिन्ह मिल जाए, उसका मतलब वहां पर क्या है, संबोधन है। ठीक है, तो ये सब क्या है, चिन्ह है। और आपने प्रीवियस क्लास में जब भी आप पढ़ के आए हो तो इस तरह से आपने याद भी किया होगा। ठीक है, तो देखिए चलो हम अब वन बाय वन हमको डिटेल में देखते हैं। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, कारक जो होते हैं, कारक जो होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, कर्ता, फिर क्या आ जाएगा कर्म, फिर क्या आ जाएगा करण, फिर आएगा संप्रदान, अपादान और अधिकरण। इस तरह से कितने कारक होते हैं, 6 कारक होते हैं। ठीक है, और इन अलग अलग कारक में क्या होगी, अलग अलग विभक्ति लगेगी। और आपको पता है विभक्तियां कितनी होती है, विभक्ति 7 होती है। विभक्ति कितनी होती है, 7 विभक्ति होती है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। ठीक है, तो अलग अलग कारक में क्या होगी, अलग अलग विभक्ति लगेगी। और अब चूंकि कारक अच्छे हैं तो सूत्र भी कितने होंगे, सूत्र भी 6 होंगे। और वही सूत्र को मैं अभी आपको बतलाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, कर्ता की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कर्ता की। तो कर्ता जो है उसके साथ आपको चिन्ह कौन सा दिखेगा, ने दिखेगा। और पाणिनि जी ने इसका जो लक्षण दिया है, इसकी जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार से दी है कि स्वतंत्र कारक या स्वतंत्र कर्ता। कर्ता जो होता है वो कैसा होता है, स्वतंत्र होता है। कर्ता कैसा होता है, स्वतंत्र होता है। चलो इसको मैं आपको एग्जाम्पल से बतलाता हूँ। जैसे कि अभी हमने थोड़ा ऊपर एक एग्जाम्पल लिया था कि रामः गच्छति, ठीक है। तो यहां पर क्रिया क्या दिख रही है आपको, गच्छति। गच्छति क्या है, एक क्रिया है। ठीक है, क्रिया को कौन कर रहा है, राम। तो क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिया कौन कर रहा है, राम। तो राम क्या है, यहाँ पर राम कारक है। और ये कौन सा कारक है, कर्ता है। क्यों कर्ता कारक क्यों है, क्योंकि कर्ता की डेफिनेशन ही यही होती है कि क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। और पाणिनि जी ने क्या बोला, पाणिनि जी ने ये बोला कि ये जो कर्ता है वो कैसा होता है, स्वतंत्र होता है। किसी भी सेंटेंस में कर्ता जो होता है वो क्या होता है, स्वतंत्र होता है। ऐसा क्यों बोला, अभी तो यहाँ पर क्या कर रहा है, राम क्या कर रहा है, जाने की क्रिया कर रहा है, गच्छति। लेकिन राम पर डिपेंड करता है, राम क्या है, स्वतंत्र है। पाणिनि जी ने क्या बोला, राम जो है यानी कि कर्ता जो है वो कैसा होता है, स्वतंत्र होता है। अभी तो क्या कर रहा है, जाने की क्रिया कर रहा है, गच्छति क्रिया कर रहा है। लेकिन ये खा भी सकता है, तो ये क्या कर सकता है, खाने की क्रिया भी कर सकता है, खादति। ये पी भी सकता है, ये पीने की क्रिया भी कर सकता है, पीबती। ठीक है, तो राम जो होता है जो कि क्या है, कर्ता कारक है। और ये जो कर्ता जो होता है वो क्या होता है, स्वतंत्र होता है। इसका लक्षण ही यही है, स्वतंत्र कर्ता। मतलब कर्ता जो होता है कैसा होता है, स्वतंत्र रहता है। ये आपको पता होना चाहिए, अक्सर डेफिनेशन में पूछ लेगा कि स्वतंत्र किम, तो स्वतंत्र कर्ता। तो कर्ता क्या होता है, कैसा होता है, स्वतंत्र होता है। ये कर्ता पर डिपेंड करता है, ये इंडिपेंडेंट होता है, ये स्वतंत्र रहता है। ये खाने की क्रिया भी कर सकता है, पीने की क्रिया भी कर सकता है, जाने की क्रिया भी कर सकता है। रामः गच्छति, रामः खादति, रामः पीबति। तो राम पर डिपेंड कर रहा है, मतलब कर्ता पर डिपेंड कर रहा है। क्यों, क्योंकि कर्ता जो है वो क्या स्वतंत्र है, खाने की क्रिया भी कर सकता है, पीने की क्रिया भी कर सकता है, या ये जाने की क्रिया भी कर सकता है। तो पाणिनि जी ने इसका क्या सूत्र दिया, स्वतंत्र कर्ता।
क्यों? क्योंकि कर्ता जो होता है वो क्या होता है सेंटेंस में कैसा रहता है? स्वतंत्र रहता है। और अगर आपने पहचान लिया सेंटेंस में कि ये कौन सा कारक है? कर्ता कारक है, तो वहां पर कौन सी विभक्ति होगी? वहां पर प्रथमा विभक्ति होगी। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति होगी? यहाँ पर प्रथमा विभक्ति होगी। अब देखो एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब हम अगर हम संधि की बात करते हैं तो संधि में क्या होता है? वर्णों का मेल होता है। यहाँ पर क्या होता है? वर्णों का मेल होता है। मतलब हम यहाँ पर क्या करते हैं? वर्णों का विषय है। अगर मैं बात करूं किसकी? समास की बात करता हूं, है ना। अगर मैं समास की बात करता हूं तो समास जो होता है वो क्या होता है? दो पद मिलते हैं और क्या होता है? यहाँ पर एक नया पद बनता है। मतलब ये क्या है? पदों का विषय है। ये क्या है? यहाँ पर पदों का विषय है। लेकिन अगर हम किसकी बात करते हैं? कारक की बात करते हैं, तो कारक जो होता है वो किस पर काम करते हैं? इसमें सेंटेंस पर काम करते हैं, पूरे एक सेंटेंस पर काम करते हैं। यहाँ पर क्या होता है? मान लो कोई सेंटेंस दिया तो आपको पहले क्या करना है? उसके कारक को समझना है कि उस सेंटेंस में अलग अलग वर्ड का क्या कारक है। और जब आप कारक समझ जाएंगे तो आपको फिर वहां पर कौन सी विभक्ति यूज होगी वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर ये जो कारक है, कारक को हम क्या बोल देते हैं? विभक्ति प्रकरण भी बोल देते हैं। विभक्ति प्रकरण भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि हम करते ही यहाँ पर ये चीजें, सेंटेंस में जो भी वर्ड दिए हैं उनकी हम क्या करते हैं? विभक्ति लिखते हैं। कैसे? कारक को पहचान कर। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि रामः गच्छति, राम क्या कर रहा है? जा रहा है। तो राम क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है। और मैंने आपको बताया कि क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। और पाणिनि जी ने इसका सूत्र दिया है स्वतंत्र कर्ता है। मतलब कर्ता जो होता है कैसा होता है? स्वतंत्र रहता है। तो आपने यहाँ पर क्या कर लिया? कारक को पहचान लिया। कारक क्या है? यहाँ पर कर्ता कारक है। कौन है? राम है। और जहां पर भी क्या होता है? कर्ता कारक होता है, वहां पर कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति हो जाएगी? कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होगी और इसका चिन्ह जो होगा वो क्या होगा? अन्य होगा। और इसकी जो डेफिनेशन है, इसका जो लक्षण है, परिभाषा क्या है? स्वतंत्र कारक। मतलब पाणिनि जी ने क्या बोला? पाणिनि जी ने कर्ता को स्वतंत्र बताया है। ठीक है, जाने की क्रिया भी कर सकता है, पीने की क्रिया भी कर सकता है, खाने की क्रिया भी कर सकता है। ठीक है, चलिए अब दूसरा हम बात करते हैं। दूसरा कारक जो होता है वो क्या होता है? कर्म, जिसके साथ आपको चिन्ह क्या मिलेगा? को। कर्म के साथ, कर्म कारक के साथ आपको को का चिन्ह मिलेगा, है ना। और इसका यहाँ पर पाणिनि जी ने सूत्र दिया है, वो क्या दिया है? इप्सिप्तमम, या तो ऐसा बोल सकते हैं अपन कर्तरु इप्सिप्तमम। क्या हो जाएगा? कर्तरु, एक मिनट थोड़ा मैंने गलत लिख दिया, कर्तरु इप्सिप्तमम। ठीक है, अब ये जो इप्सिप्तमम है, इप्सिप्तमम का मतलब क्या होता है? चाहने वाला। क्या होता है? चाहने वाला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अगर मैं कर्म के डेफिनेशन बोलूं तो क्या हो जाएगा? कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको अधिक चाहता है वही क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। या तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कर्ता का सबसे लोकप्रिय जो होता है वो क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। जैसे कि आपको मैं इसको यहाँ पर फिर मैं आपको एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। जैसे कि बात करते हैं रामः खादति। रामः क्या कर रहा है? खादति। तो यहाँ पर क्रिया कौन सी हो रही है? यहाँ पर क्रिया क्या है? खादति क्या है? यहाँ पर क्रिया है। मतलब राम क्या कर रहा है? खाने की क्रिया कर रहा है। कौन क्रिया कर रहा है? तो क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। तो राम यहाँ पर क्या हो जाएगा? कारक हो जाएगा। कारक में भी कौन सा हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। और मैंने आपको कर्म की डेफिनेशन बताई। कर्म की डेफिनेशन क्या है? कर्तरु इप्सिप्तमम। इप्सिप्तमम का मतलब क्या होता है? चाहने वाला। ठीक है, तो क्रिया के द्वारा कर्ता जिसको चाहेगा वही क्या होगा? कर्म होगा। तो अगर मैं, जिसके मान लो आप में से कोई राम है, मैं आपसे पूछूंगा कि आपको क्या खाना है, तो आप फल भी खा सकते हैं, आप चावल भी खा सकते हैं, ठीक है, आप कुछ पी भी सकते हैं। तो आप पर डिपेंड करता है, आप जिसको चाहेंगे तो वही आपको क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। तो क्रिया के द्वारा, क्रिया के यहाँ पर खाने की क्रिया है,
कर्ता जिसको चाहेगा वही क्या होगा, कर्म होगा। जैसे कि मान लो आपको क्या पसंद है, फल खाना है, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं अपन, राम जो है वो क्या खाना चाहता है, फल खाना चाहता है, तो रामः फलम खादति, रामः फलम खादति। तो यहाँ पर फल क्या हो जाएगा, फल क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बोला, क्रिया के द्वारा, जो कि यहाँ पर क्या खादति क्रिया है, कर्ता जिसको चाहेगा, या ऐसा आप बोल सकते हैं कि जो कर्ता का अत्यंत लोकप्रिय होता है वो क्या कहलाता है, कर्म कहलाता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है, कर्म कहलाता है। तो राम क्या कर रहा है, राम फल खा रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये हमने क्या देख लिया, कर्म देख लिया है। उसके बाद हम बात करते हैं और कर्म, और जहां पर भी क्या है, जहां पर भी क्या है कर्म है, तो वहां पर कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। तो देखिए आप यहाँ पर फलम, फलम में यहाँ पर फल क्या है, कर्म है, और यहाँ पर कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है। यहाँ पर कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है। अब ये सारी चीजों का आपको मैं एक पूरे सेंटेंस में आगे मैं लाया हूं, तो पूरा कारक उदाहरण यहाँ पर आपको दे दूंगा, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं अगला कारक जो है वो कौन सा है, करण है, ठीक है। यहाँ पर आपको चिन्ह कौन सा दिखेगा, से, और ये जो से जो है वो किसके अर्थ में लिया जाता है, के द्वारा के अर्थ में, मतलब जिसके द्वारा क्रिया की जाए उसे हम क्या कहते हैं, करण कहते हैं। तो जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर एक और एग्जांपल लूं कि रामः, रामः ओदनम, ओदनम, ओदनम का मतलब क्या होता है, चावल, खादति, रामः ओदनम खादति। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्रिया, क्रिया कौन सी है, यहाँ पर क्रिया कौन सी है, एक मिनट इसको थोड़ा इधर करता हूं मैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्रिया कौन सी है, यहाँ पर खादति जो क्या है, क्रिया है ना। क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। यहाँ पर क्रिया कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो राम क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर्ता हो जाएगा, ठीक है। और जो कर्ता का अत्यंत लोकप्रिय है वो क्या कहलाता है, कर्म कहलाता है। या क्रिया के द्वारा कर्ता जिसको चाहेगा वही क्या होगा, कर्म होगा। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, चावल खा रहा है, तो चावल क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर्म हो जाएगा, ठीक है। अब जिसके द्वारा क्रिया की जाए उसे हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चावल किससे खा सकता है, वो चावल जो होता है वो चम्मच से खा रहा है। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं अपन, रामः चमचेन ओदनम खादति, किससे खा रहा है, चम्मच से खा रहा है। तो जिसके द्वारा क्रिया की जाए वो क्या कहलाता है, करण कहलाता है। और करण में कौन सी विभक्ति होगी, तृतीय विभक्ति होगी, ठीक है। चलिए, तो आप यहाँ पर देखिए करण की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको चिन्ह दिखेगा से। इसको मैं हिंदी में अगर बोलूं तो इस प्रकार से बोलूंगा कि राम चम्मच से चावल खा रहा है। तो किससे खा रहा है, चम्मच से। आप देखिए यहाँ पर से दिख रहा है यहाँ पर करण के साथ, और यहाँ पर करण क्या है, चम्मच। तो चम्मच के साथ आपको चिन्ह कौन सा दिख रहा है, से दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा कारक है, करण कारक है। और यहाँ पर कौन सी विभक्ति होगी, यहाँ पर तृतीया विभक्ति होगी। और इसका आप देखिए यहाँ पर साधकतमम, इसका सूत्र क्या दिया पाणिनि जी ने, साधकतमम, मतलब जिसके द्वारा क्रिया की जाए, है ना, वो क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं अगला जो है वो क्या है, संप्रदान। अगला क्या हो जाएगा, संप्रदान। संप्रदान मतलब के लिए, किसके लिए क्रिया की जा रही है। और यहाँ पर इसका सूत्र देख सकते हैं, कर्मण यमभिप्रेति, मतलब जिसके लिए क्रिया की जाती है वो क्या कहलाता है, संप्रदान कहलाता है। और संप्रदान में कौन सी विभक्ति होगी, चतुर्थी विभक्ति होगी। उसके बाद हम बात करते हैं अगला कारक कौन सा होता है, अपादान। अपादान जो होता है वहां पर चिन्ह क्या होता है, से होता है। और ये से जो है वो अलग होने के अर्थ में, मतलब जिससे कोई चीज क्या हो रही है, अलग हो रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ध्रुवम पाए अपादानम। तो यहाँ पर ये जो ध्रुवम पाए जो है, इसका मतलब क्या होता है, अलग होना। तो जिससे चीज, कोई भी वस्तु जो हो रही है वो क्या हो रही है, अलग हो रही है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दूं कि वृक्ष से फल गिर रहा है, तो किससे गिर रहा है, वृक्ष से। तो वृक्ष यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। जैसे कि बात करते हैं लेखनी है, तो लेखनी हाथ से गिर रही है, इस प्रकार से। तो जैसे कि ये लेखनी है, किससे गिरी, हाथ से गिरी, तो ये हाथ क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा, ठीक है। ध्रुवम पाए अपादानम, इसका क्या है, सूत्र है। तो जिससे कोई चीज क्या हो रही है, अलग हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। तो वहां पर कौन सा कारक होगा, मतलब जिससे भी कोई चीज अलग हो रही है। जैसे बात करते हैं, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, किससे गिर रहे हैं, वृक्ष से गिर रहे हैं। तो यहाँ पर से जो है वो किसके अर्थ में लिया गया है, अलग होने के अर्थ में लिया गया है। तो अपादान यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपादान कारक किसमें होगा, वृक्ष में होगा, ठीक है, क्योंकि उससे क्या हो रही है, पत्ते अलग हो रहे हैं। तो जिससे क्रिया क्या हो रही है, दूर जा रही है।
तो यहाँ पर वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, तो यहाँ पर पत्ते किससे अलग हो रहे हैं? वृक्ष से अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पर अपादान कारक किस में होगा? वृक्ष में होगा। और जहां पर अपादान कारक होगा वहां पर कौन सी विभक्ति होगी? यहाँ पर पंचमी विभक्ति होगी। उसके बाद अगला हम देखते हैं संबंध कारक। संबंध में साथ आपको चिन्ह दिखेगा का। अब देखो संबंध कारक नहीं है, पहले मैंने बोल दिया, वो गलती से बोल दिया, लेकिन संबंध जो वो कारक नहीं है। इसके साथ आपको का, की, के कुछ इस प्रकार से चिन्ह मिलेगा। और बहुत रेयर केस में आपको रा, री, रे इस तरह से भी यहाँ पर आपको चिन्ह देखने को मिलता है। और संबंध में कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। उसके बाद अगर हम बात करें अधिकरण, मतलब जहां पर क्रिया हो रही है उसे हम क्या कहते हैं? अधिकरण कहते हैं। और यहाँ पर आपको चिन्ह मिलेगा मैं, पई, पर, जिसके आपने सुना होगा मेज पर, मेज में, और गांव में ऐसे बोलते हैं मेज पई, मेज पई लेखनी रखी हुई है, इस तरह से आपने सुना होगा। तो मैं, पई, पर अधिकरण में आपको इस तरह से चिन्ह मिलेगा। और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होगी, ठीक है। उसके बाद संबोधन हे, भो, अरे इस तरह से आपको चिन्ह मिलेगा। हे राम, भो कृष्णा, अरे राम, इस तरह से आपने संबोधित करते हुए जो जहां पर क्या हो रहा है? संबोधित किया जा रहा है, तो वहां पर कौन सा होगा? संबोधन आपको मिलेगा। और वहां पर संबोधन में भी कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है, ठीक है। तो एक तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है और एक तो आपको संबोधन में कौन सी विभक्ति देखने को मिलेगी? प्रथमा विभक्ति देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से कितने कारक होते हैं? 6 प्रकार के कारक होते हैं। संबंध और संबोधन को कारक में नहीं गिना है, क्यों? क्योंकि इनका क्रिया के साथ साक्षात संबंध नहीं होता है। मैं आपको आगे उदाहरण के थ्रू आपको ये चीज भी समझाऊंगा, ठीक है। और आपको मैंने बताया कर्ता, कर्ता के साथ कौन सा चिन्ह होता है? ने। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान, अपादान से, फिर संबोधन में का, की, के, अधिकरण में, पर, और संबोधन में हे, भो, अरे इस तरह से आपको क्या मिलेंगे? चिन्ह मिलेंगे। और जो भी कारक है उसके साथ अलग अलग विभक्ति होगी। जैसे बात करते हैं कर्ता, कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म की बात करते हैं द्वितीय विभक्ति, करण की बात करते हैं तृतीय विभक्ति, अपादान की बात संप्रदान की बात करते हैं चतुर्थी, अपादान की बात करते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगी? आपकी पंचमी विभक्ति हो जाएगी। संबंध में षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। उसके बाद अधिकरण में सप्तमी और संबोधन में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी, ठीक है। और ये सारे सूत्र आपको याद होना चाहिए। हालांकि मैं जब आपको अलग अलग विभक्ति पढ़ाऊंगा तो ये सारे सूत्रों को डिटेल में आपको समझाऊंगा। इसके अलावा कुछ और सूत्र होंगे और यहाँ पर मैं जब मैं अलग अलग आपको विभक्ति पढ़ाऊंगा तो आपको एग्जाम्पल के साथ आपको अलग अलग विभक्ति में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए, है ना। आज तो हमारा जो लेक्चर वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसलिए आपको सिर्फ यहाँ पर पता होना चाहिए कि कारक 6 होते हैं, 7 प्रकार की विभक्ति होती है और इनका मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी हम डिटेल में इनको और ज्यादा आगे देखेंगे, ठीक। चलिए, अब हम बात करते हैं। यहाँ पर आपके लिए मैं एक उदाहरण लेकर आया हूँ जिससे आपको पूरा कारक समझ में आ जाएगा, ठीक है। पूरे कारक के उदाहरण समझ में आ जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि निखिल ने लाला को डंडे से मारा, खीर के लिए कमरे से निकालकर चौराहे पर पटक पटक कर पीटा। तो आप बताइए यहाँ पर क्रिया क्या है? आप यहाँ पर बताइए क्रिया क्या है? तो पीठा जो है यहाँ पर क्या है? क्रिया है। और क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। तो पिटने का काम कौन कर रहा है? निखिल कर रहा है। निखिल ने, तो निखिल यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। निखिल यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। आपको यहाँ पर चिन्ह भी दिखाई दे रहा है ने, उससे भी आप समझ सकते हैं कि निखिल जो है वो क्या है? कर्ता है। क्यों? क्योंकि कर्ता के साथ कौन सा चिन्ह होता है? ने का चिन्ह होता है। तो क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। किसने पीटा? निखिल ने पीटा। किसको पीटा? लाला को पीटा। तो लाला यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। आपको यहाँ पर चिन्ह भी दिखाई दे रहा है, कर्म के साथ को का चिन्ह होता है, ठीक है। किससे पीटा? जिसके द्वारा क्रिया की जाए उसे हम क्या कहते हैं? करण कहते हैं। तो यहाँ पर किससे पीटा? डंडे से पीटा। तो ये क्या हो जाएगा? आपका करण हो जाएगा। किसके लिए पीटा? तो खीर के लिए पीटा, संप्रदान के लिए। किसके लिए? खीर के लिए। तो खीर यहाँ पर क्या हो जाएगा? संप्रदान हो जाएगा, है ना। संप्रदान कारक हो जाएगा, यहाँ पर लगेगा। उसके बाद अपादान मतलब जहां से चीज अलग हो रही है। तो निखिल ने लाला को कहां से अलग किया? कमरे से अलग किया। लाला को निखिल कमरे से खींच के ले गया। लाला को कमरे से खींच के ले गया। तो कहां से ले गया? कहां से अलग किया? तो कमरे से अलग किया। तो कमरे से अलग किया मतलब यहाँ पर कौन सा होगा कारक? अपादान कारक होगा। अपादान कारक होगा।
कहां पर पिटा, तो जहां पर क्रिया हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, अधिकरण कहते हैं। तो चौराहे पर पिटा, तो चौराहे पर ये क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा। तो यहाँ पर पिटने की क्रिया हो रही थी, किसने पीटा, निखिल ने पीटा। किसको पीटा, लाला को पीटा। किसके द्वारा पीटा, तो किसके द्वारा पीटा, डंडे से पीटा, है ना। किस लिए पीटा, खीर के लिए पीटा, है ना। अपादान क्या है, कहां से अलग किया, कमरे से अलग किया। कहां पर पीटा, चौराहे पर पीटा। तो ये सब तब क्या है, ये सब क्या है, कारक है, ठीक है। अब ये सारी जो घटना हो रही थी, इस पूरी घटना को चिरंजीव जो है वो किसको सुना रहा था, हिमांशु को सुना रहा था। कैसे करके, संबोधन करके, हे हिमांशु, हे हिमांशु। और मैंने आपको बताया था, हे जहां पर चिन्ह है वहां पर क्या होगा, संबोधन होगा। वहां पर क्या होगा, संबोधन होगा। एक मिनट, यहां पर क्या होगा, संबोधन होगा, ठीक है। तो किस प्रकार से घटना को बताता है, चिरंजीव हिमांशु को बताता है, हे हिमांशु, राम जन्म के पुत्र निखिल ने लाला को डंडे से मारा, खीर के लिए कमरे से निकालकर चौराहे पर पटक पटक कर पीटा। तो राम जन्म के पुत्र का के की, मैंने आपको बताया था, यहाँ पर क्या होगा, संबंध। यहाँ पर क्या हो जाएगा, संबंध। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, निखिल जो है वो किसका पुत्र है, राम जन्म का पुत्र। यहाँ पर संबंध बता रहा है, क्या बता रहा है, यहाँ पर संबंध बता रहा है। तो क्या जाएगा, यहाँ पर संबंध हो जाएगा, ठीक है। जहां पर संबंध बताया जाए तो यहाँ पर क्या होगा, संबंध होगा, ठीक है। तो ये पूरी घटना जो हो रही थी, तो आप मेरे को बताइए कि इस पूरी घटना में ये जो हिमांशु जो है इसका कोई रोल है पिटने में, या राम जन्म जो है इसका कोई रोल है पिटने में, कोई रोल नहीं है। यहाँ पर निखिल का, लाला का डंडे से, खीर के लिए कमरे से चौराहे पर, ये सबका पिटने पर रोल है, मतलब क्रिया से संबंध है इन सबका। लेकिन आप मेरे को ये बताइए कि हिमांशु का और राम जन्म का क्रिया से कोई संबंध है, कोई संबंध नहीं है, ठीक है। यहाँ पर चिरंजीव जो है वो क्या कर रहा है, हिमांशु को पूरी घटना को बता रहा है, लेकिन हिमांशु का इस घटना से कोई संबंध नहीं है, पिटने से कोई संबंध नहीं है। राम जन्म उसके संबंध को बताते हुए कि निखिल जो है किसका पुत्र, राम जन्म का पुत्र है। आपने देखा होगा ना कि जब कोई पुलिस आती है तो अरे कहाँ है उसका पुत्र, इस तरह से बताते हैं अगर उसने अपराध किया हो तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उस पिता का उसके अपराध में कोई रोल होता है, बिल्कुल रोल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि क्रिया के साथ इनका कोई संबंध नहीं होता है। ना तो यहाँ पर हिमांशु का इस घटना से कोई लेना देना है, और ना ही यहाँ पर राम जन्म का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसका क्रिया से कोई संबंध नहीं है। ना तो राम जन्म का है जो कि संबंध को बता रहा है, ना कि हिमांशु का है जो कि किसको संबोधित कर रहा है, संबोधन को कर रहा है। तो इन दोनों का इस क्रिया से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये दोनों क्या है, कारक नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर किसका रोल है, निखिल का रोल है। निखिल ने किसको मारा, कर्म क्या है, लाला को। किससे मारा, करण क्या है, डंडे से मारा। किसके लिए, संप्रदान क्या है, खीर के लिए। उसके बाद कहां से अलग किया, तो कमरे से अलग किया। अपादान क्या हो जाएगा, यहाँ पर कमरे से हो जाएगा। उसके बाद कहां पर मारा, जहां पर क्रिया हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, अधिकरण। तो अधिकरण क्या जाएगा, यहाँ पर चौराहे पर हो जाएगा, ठीक है। और करता है तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति होगी, कर्म है तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होगी, करण है तो तृतीया होगी, संप्रदान है तो यहाँ पर क्या होगी, चतुर्थी विभक्ति होगी, अपादान है तो पंचमी होगी। और कहां पर मारा, चौराहे पर मारा, अधिकरण। अधिकरण है तो यहाँ पर क्या होगी, सप्तमी विभक्ति होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा क्या था, एक एग्जांपल में मैंने आपको पूरा कारक को समझा दिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और मैंने आपको बतलाया कि जो संबंध और संबोधन जो होता है इनका क्रिया से साक्षात संबंध नहीं होता है। इस उदाहरण के थ्रू आपको मैंने समझाया। जैसे कि आप देख सकते हैं हिमांशु जो उसका पिटने में कोई रोल नहीं है, राम जन्म का क्रिया से कोई रोल नहीं है। हाँ, कर्ता से उसका संबंध जरूर है लेकिन क्रिया से संबंध नहीं है। और मैंने आपको बताया था जिसका क्रिया के साथ संबंध नहीं होता है वो क्या कहलाता है, कारक नहीं कहलाता है। तो चूंकि हिमांशु हो गया, राम जन्म हो गया, मतलब जो कि संबंध और संबोधन को क्या बता रहा है, तो इसका क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं है, इसका मतलब ये कारक नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आज का लेक्चर एकदम इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट लेक्चर से हम वन बाय वन हम क्या करेंगे, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, इन सबको पढ़ेंगे। इसके अंदर जो सूत्र है उनको मैं पढ़ाऊंगा और साथ में आपको यहाँ पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगा, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।